हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट एग्जाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये आपकी क्लास जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं सभी स्टेटों में उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर और आपकी एक और आपकी वन लाइनर फार्मासिस्ट की क्लास चल रही है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सब की क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ क्लास देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था वो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी चल रहा था। उसमें आपके प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन आपके कंप्लीट हो गए थे। आज जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आपका टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से एंजाइमों और उनके चिकित्सीय उपयोग का कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें जो आपके हैं वो है आपका काइमोट्रिप्सिन नेत्र की, ये सही है। हाइलुरोनिडेज औषधि अवशोषण को प्रेरित करना है। तीसरा है बैक्टीरियल एस्परजिनेस, ये ल्यूकीमिया, ये सही है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो गलत है वो आपका इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएनए तकनीक के माध्यम से उत्पादित इंटरफेरोन अल्फा का उपयोग मुख्य रूप से किसके चिकित्सीय उपचार के लिए किया जाता है। तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के लिए किया जाता है। आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग शब्द का आमतौर पर क्या अर्थ है। तो एक वेक्टर में एक डीएनए अनुक्रम की एक प्रति बनाना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डीएनए प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग शब्द का आमतौर पर अर्थ एक वेक्टर के में एक डीएनए अनुक्रम की एक प्रति बनाना है। इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट डीएनए खंड को एक स्वयं प्रतिकृति करने वाले डीएनए अणु में डालना शामिल है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समाप्ति कोडोन के रूप में कार्य करते हैं। तो वो आपके यूएए और यूएजी कार्य करते हैं। डी ट्रिपल एसपी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आणविक जीव विज्ञान में समाप्ति कोडोन स्टेप कोडोन भी कहा जाता है। अनुवाद के दौरान प्रोटीन संश्लेषण के अंत का संकेत देते हैं। 3 स्टॉप कोडोन है, यूएए, यूएजी और यूजीए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का प्राथमिक कार्य है। तो डीएनए का प्राथमिक कार्य है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका डी ट्रिपल एसपी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की कुंडली क्वाइल है। तो वो आपकी डीएनए है। हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद डीएनए अणु को जीवन की कुंडली के रूप में जाना जाता है। डीएनए एक दोहरी गुणित कुंडली संरचना है जो माता पिता से उनकी संतानों में आनुवंशिक विशेषताओं को ले जाती है और इसीलिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को जीवन की कुंडली के रूप में जाना जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्परिवर्तन जो समाप्ति कोडोन उत्पन्न करता है वह है। तो वह गैर संवेदी उत्परिवर्तन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डीएनए में गैर अर्थ उत्परिवर्तन तब होता है जब अनुक्रम परिवर्तन एक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करने वाले कोडोन की बजाय एक स्टॉप कोडोन को जन्म देता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतः प्रतिस्थापित परमिडीन नाभिक पाया जाता है। तो वो आपका पायरोमेथामाइन में पाया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक उत्प्रेरक गतिविधि वाले आरएनए अणुओं को क्या कहा जाता है। तो इसे राइबोजाइम कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एमआरएनए भी नाभिक में प्रतिलेखन के माध्यम से संश्लेषित होता है और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने के लिए कोशिका द्रव्य में भेजा जाता है। विषम नाभिक आरएनए शब्द का अर्थ विभिन्न आकारों में प्री एमआरएनए और अन्य नाभिकीय आरएनए से है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च जीवों में प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है। तो इसको क्रोमेटिन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उच्च जीवों में प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स को क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का मिश्रण है जो मानव और अन्य उच्च जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। तो वो आपका एचएनआरएनए में होता है। यह प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसे बाद में प्रोसेस करके परिपक्व में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें परिपक्व एमआरएनए अणु बनाने
बनने के लिए व्यापक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन स्थानांतरण में वांछित डीएनए के साथ लेपित बहुत छोटे धातु कणों का उपयोग करने के लिए तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो तकनीकी को जो कहा जाता है वो आपका बायोलिस्टिक कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जीन स्थानांतरण में वांछित डीएनए के साथ लेपित बहुत छोटे धातु कणों का उपयोग करने के लिए एक तकनीक को बायोलिस्ट कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलेखन की प्रक्रिया में आनुवांशिक सूचना का प्रभाव कहाँ से होता है? तो ये डीएनए से आरएनए में होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रतिलेखन जैविक प्रक्रिया में है जिसमें डीएनए के एक अंश से आरएनए का संश्लेषण होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में घटित होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का दोहरा हेलिकल मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया। वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है जो सभी जीवित चीज़ों के लिए आनुवांशिक जानकारी को कूटबद्ध करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में शामिल हैं एक को छोड़कर, तो आपके थायमिन शामिल हैं। आरएनए में 4 नाइट्रोजनस क्षार प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, पिरामिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल हैं। तो आरएनए में थायमिन शामिल नहीं होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज की डीऑक्सी स्थिति किस पर होती है? तो ये आपकी सेकंड कार्बन पर होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज की ऑक्सी की स्थिति सेकंड कार्बन है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला में एक साथ बंधे होते हैं जिससे बड़ा डीएनए अणु बनता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट समूह, शर्करा, डीऑक्सीराइबोज और एक नाइट्रोजनस क्षार होता है। डीएनए में मौजूद शर्करा में 2 डीऑक्सीराइबोज हैं जो 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड्स हैं जो अपने दूसरे कार्बन में ऑक्सीजन से रहते हैं, इसीलिए इसका नाम डीएनए है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए स्टैंड पर आरएनए संश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रतिलेखन के नाम से जाना जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका चोट के सामान्य अर्जित कार्यों में से नहीं है? तो वो आपका सेल डिवीजन नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिका चोट के अर्जित कारण बाहरी कारक या प्रक्रियाएं हैं जो सेलुलर क्षति का कारण बनती हैं, जबकि भौतिक कारक हाइपोक्सिया और बुढ़ापा कोशिका चोट के अच्छी तरह से स्थापित अर्जित कारण हैं। कोशिका विभाजन, वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन के लिए एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है और कोशिका चोट का कारण नहीं है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीमारी का निदान करने के लिए सूक्ष्मदर्शी परीक्षण हेतु जीवित ऊतक का एक नमूना निकालना किसके रूप में जाना जाता है? तो ये बायोप्सी के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका DSSB फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बायोप्सी में शरीर से ऊतक का एक छोटा सा नमूना निकालना शामिल है ताकि इसे माइक्रोस्कोप के तहत जांचा जा सके। यह एक प्रमुख नैदानिक उपकरण है जिसका उपयोग कैंसर का पता लगाने, संक्रमणों की जांच करने, ऑटो इम्यून विकारों का निदान करने, सूजन की स्थिति को समझने के लिए अक्सर इमेजिंग या एंडोस्कोपी से कुछ असामान्य सुझाव मिलने के बाद बायोप्सी की जाती है। इसीलिए वे एक व्यापक नैदानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रयोगशाला में मल का नमूना जांच के लिए एकत्र किया जाता है तो इसे कितने समय के भीतर कल्चर किया जाना चाहिए? तो वो 2 घंटे के भीतर कल्चर किया जाना चाहिए। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। सटीक जांच के लिए मल के नमूनों को संग्रह के 2 घंटे के भीतर कल्चर किया जाना चाहिए। कल्चर में देरी करने से गैर रोगजनक बैक्टीरिया की अतिवृद्धि या रोगजनक जीवों की मृत्यु हो सकती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो कणों के आकार को निर्धारित करने में किस उन्नत विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये परमाणु बल माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। परमाणु बल माइक्रोस्कोपी नैनो कणों के आकार को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक उन्नत तकनीकी है। यह उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करती है और एकल कण स्तर पर नैनो कणों के भौतिक आयामों के सटीक माप की अनुमति देती है। सतहों की विस्तृत 3D छवियां प्रदान करने की क्षमता के लिए यह नैनो टेक्नोलॉजी सामग्री विज्ञान और जीव विज्ञान में विशेष रूप से मूल्यवान है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मूत्र उत्पादन है, तो वो आपका
800 से 2000 मिली प्रतिदिन है। आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड इनुलिन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जिसका उपयोग गुर्दे की कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह गुर्दे द्वारा स्वतंत्र रूप से फिल्टर किया जाता है, पुनः अवशोषित या स्रावित नहीं होता, जिससे यह ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर को मापने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग है वो आपका हीलियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस का उपयोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग में किया जाता है स्थिर लंबी मात्राओं के मापन के लिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में मल्टीपल ब्रीथ हीलियम डाइल्यूशन और सिंगल ब्रीथ हीलियम डाइल्यूशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम क्रिएटिनिन का अनुमान किसके मूल्यांकन के लिए एक अधिक विश्वसनीय संकेतक माना जाता है? तो वो आपका किडनी का कार्य है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिन क्लियरेंस का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो वो आपका ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लिवर फंक्शन टेस्ट का हिस्सा नहीं है? तो प्रोथ्रोम्बिन समय, SGOT, GGT, ये तीनों हैं, लेकिन आपका इसमें मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका UPNHM फार्मासिस्ट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ब्लड एंड यूरिन। तो इसमें क्वेश्चन है, रोग जनन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है एक बीमारी का विकास तंत्र। डी ऑप्शन करेक्ट है। रोग जनन उस तंत्र को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बीमारी विकसित होती है, या उस जैविक प्रक्रिया का वर्णन करता है जो रोगग्रस्त स्थिति की ओर ले जाती है, जिसमें बीमारी की उत्पत्ति और विकास और इसकी प्रगति में शामिल घटनाओं का अनुक्रम शामिल है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजन के दौरान बुखार से सबसे अधिक कौन सा साइटोकाइन जुड़ा है? तो वो आपका IL-1 है। इंटरल्यूकिन एक प्रमुख प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है जो बुखार उत्पन्न करने सहित सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को शुरू करने और बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जैव रासायनिक परीक्षण है, तो वो आपका रोथेरा परीक्षण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रोथेरा परीक्षण एक जैव रासायनिक परीक्षण है जिसका उपयोग मूत्र में कीटोन निकायों और बीटा कीटोन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। परीक्षण में मूत्र के नमूनों में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड युक्त अभिकर्मक जोड़ना शामिल है जो कीटोन निकायों के साथ प्रतिक्रिया करके बैंगनी रंग का परिसर बनाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमट्यूरिया मूत्र में किसकी उपस्थिति होती है? तो इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। हेमट्यूरिया मूत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्म या स्थूल हो सकता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति गर्भावस्था का संकेत देती है? तो वो आपकी बीटा HCG का संकेत देती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मूत्र में बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की उपस्थिति गर्भावस्था के एक सामान्य संकेतक है। यह हार्मोन निषेचित अंडे के गर्भाशय की परत से जुड़ने के बाद उत्पन्न होता है और इसका पता गर्भावस्था परीक्षणों द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के नमूनों में मौजूद कीटोन बॉडीज का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो आपका रोथेरा परीक्षण के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए नमूना एकत्र करते समय टॉर्निकेट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो वो आपका ABG है। ABG का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मूत्र होता है, तो सामान्य मूत्र थोड़ा अम्लीय होता है। सामान्य मूत्र का औसत pH लगभग 5 से 6 होता है जो थोड़ा अम्लीय होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निदान के लिए मूत्र का नमूना एकत्र किया जाता है? तो वो आपका मूत्र पथ का संक्रमण के निदान के लिए मूत्र का नमूना एकत्र किया जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का कौन सा स्तर मध्यम गुर्दे की विफलता का प्रतिनिधित्व करता है?
तो वो आपका 20 से 50 मिली प्रति मिनट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक गैर नैदानित मधुमेह रोगी में मूत्र परीक्षण क्या दिखा सकता है? तो वो आपका ग्लूकोज और कीटोन दिखा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक गैर नैदानित मधुमेह रोगी में मूत्र परीक्षण ग्लूकोज और कीटोन दिखा सकता है। मूत्र परीक्षण एक उपयोगी नैदानिक उपकरण है और अक्सर स्वास्थ्य का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए अन्य परीक्षणों के संयोजन में उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के दौरान रक्त शर्करा के स्तर की सामान्य सीमा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में क्या है? तो वो आपकी 70 से 99 mg प्रति dl है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रक्त गणना किस रक्त घटक के स्तर को मापती है? तो हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट के स्तर को मापती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्ण रक्त गणना हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट स्तर को मापती है और समग्र स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स भी शामिल हैं। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है, जबकि हेमेटोक्रिट रक्त का वह अनुपात है जो लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोक्रोमेटोसिस का पता निम्न द्वारा लगाया जा सकता है। तो वो आपका फेरेटिन ब्लड टेस्ट द्वारा लगाया जा सकता है। ये ITBP फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में रोगजनक जीव द्वारा मारे जाते हैं। दूध में रोगजनक जीव द्वारा मारे जाते हैं तो वो आपका पाश्चुरीकरण द्वारा मारे जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध में रोगजनक जीवों और अन्य हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए एक निश्चित अवधि के एक विशिष्ट तापमान पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा है तो 150 से 200 है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क रक्त में पोटेशियम की सामान्य सुरक्षित सीमा है तो ये आपकी 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट्स प्रति लीटर है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण जो रक्त में शर्करा की सांद्रता को कम करने के लिए एक यौगिक की क्षमता को मापता है वह है, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक परीक्षण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाइपोग्लाइसेमिक परीक्षण रक्त में शर्करा की सांद्रता को कम करने के लिए एक यौगिक की क्षमता को मापता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन स्तर क्या दर्शाता है? तो ये गुर्दे की क्षति को दर्शाता है और जब किसी कारण से गुर्दे खराब हो जाते हैं तो गुर्दे द्वारा क्रिएटिनिन की खराब निकासी के कारण रक्त में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार क्रिएटिनिन का असामान्य रूप से उच्च स्तर गुर्दे की संभावित खराबी या विफलता की चेतावनी देता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के सेवन और उत्पादन के बीच मौजूद अंतर दोनों को प्रतिदिन ग्राम एन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो वह क्या है? तो वो नाइट्रोजन संतुलन है, नाइट्रोजन बैलेंस है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्कों में कुल सीरम कोलेस्ट्रॉल का वांछनीय स्तर है तो वो आपका 200 मिलीग्राम प्रति DL से कम है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। वयस्कों में कुल सीरम कोलेस्ट्रॉल का वांछनीय स्तर 200 मिलीग्राम प्रति DL से कम है। बेकन के धुएं के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 60 मिलीग्राम प्रति DL से अधिक HDL स्तर अनुकूलतम है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम पोटेशियम स्तर की सामान्य सीमा है तो वो आपकी 3.5 से 5 मिली एक्विवेलेंट प्रति लीटर है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का वह घटक जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वह है, तो जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल का वह घटक जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है क्योंकि यह कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक और परिधि धमनी रोग
के बढ़ते जोखिम को बढ़ाते हैं। रक्त में बहुत अधिक LDL कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे प्लाक बन सकता है, जो रक्त के प्रभाव को रोकता और एक थक्का बनाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। उपभोक्ता व्यवहार की विशेषता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उपभोक्ता यह तय करता है कि क्या खरीदना है। व्हाट डू यू बाई। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। RRB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपभोक्ता व्यवहार की विशेषता वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता यह तय करता है कि क्या खरीदना है। यह अध्ययन करता है कि ग्राहक किस उत्पाद या सेवा को चुनते हैं, उन्हें कैसे निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण किसी नई औषधि के लॉन्च की सफलता का आकलन करता है। तो वो आपका सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है, यानी कि बिक्री वृद्धि प्रतिशत है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बिक्री वृद्धि प्रतिशत एक मात्रात्मक उपकरण है जिसका उपयोग किसी नई औषधि की लॉन्च की सफलता को मापने के लिए किया जाता है। औषधि बिक्री समय के साथ कितनी बड़ी है। यदि किसी औषधि की बिक्री में तेजी से वृद्धि होती है तो यह संकेत देता है कि वह बाजार में सफल हो रही है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्केटिंग अनुसंधान में एक सर्वेक्षण तकनीक नहीं है। तो वो आपका नियोक्ता सर्वेक्षण है। DSSP DSSP फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नियोक्ता सर्वेक्षण का उपयोग आमतौर पर आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि मेल सर्वेक्षण, फील्ड सर्वेक्षण और टेलीफोन सर्वेक्षण विपणन अनुसंधान में उपभोक्ताओं या लक्षित बाजारों से उत्पाद, सेवाओं या बाजार के रुझान के संबंध में डेटा एकत्र करने के लिए प्रयुक्त सामान्य तकनीकें हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में एक चैनल के रूप में किसके विभिन्न तरीकों में ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मोबाइल ऐप विज्ञान शामिल हैं। तो ये जो आपके शामिल हैं वो आपके डिजिटल मार्केटिंग में शामिल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल ऐप विज्ञान सभी डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक और चैनल हैं जो आधुनिक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भर्ती का एक आंतरिक स्रोत है। तो वो आपका पदोन्नति है, प्रमोशंस है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ऑडिट सोसाइटी किस बैंक से संबंधित है। तो वो आपकी तो ये आपकी जो संबंधित है वो आपकी सहकारी बैंक से संबंधित है, कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक भर्ती का एक प्रमुख दोष है। तो सी ऑप्शन सही है, ये नई प्रतिभाओं को प्रवेश करने से रोकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आंतरिक भर्ती में संगठन के भीतर से ही कर्मचारियों को काम पर रखना शामिल है। हालांकि यह कर्मचारी के मनोबल में सुधार कर सकता है और कुछ भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को कम कर सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि यह नए विचारों और दृष्टिकोण के प्रभाव को सीमित कर सकता है, जिससे नई प्रतिभाओं को संगठन में प्रवेश करने और अभिनव दृष्टिकोण लाने से रोका जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल उद्योग में उत्पादन प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय एक के। तो इष्टतम इन्वेंट्री स्तर, बढ़ी हुई उत्पादकता और ग्राहक सेवा, ये सभी शामिल हैं। लेकिन आपका इसमें जो शामिल नहीं है वो आपका विपणन नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो प्रबंधन लक्ष्यों में प्रबंधन पर वापसी शब्द किससे संबंधित है। तो ये जो है वो आपका मूल्य अधिकतम करण रणनीतियों से संबंधित है। DSSP फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रबंधन पर प्रतिकूल एक मीट्रिक है जो आकलन करता है कि किसी कंपनी का प्रबंधन मूल्य सृजन के लिए अपने समय, प्रयास और संसाधनों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो के संदर्भ में संक्षेप में यह कंपनी के लिए ठोस रिटर्न या बढ़े हुए मूल्य में अपने प्रयासों को परिवर्तित करने में प्रबंधन की दक्षता को मापता है। इसीलिए यह सीधे तौर पर फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो के भीतर मूल्य को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ संरेखित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन विपणन चैनल में एक थोक व्यापारी का मुख्य कार्य क्या है। तो थोक व्यापारी का मुख्य कार्य है माल का भंडारण और वितरण प्रदान करना। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभी दवाएं भारतीय बाजार में प्रतिबंधित हैं एक को छोड़कर। तो आपकी मोशाप्राइड ये भारतीय बाजार में प्रतिबंधित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोशाप्राइड विकल्पों में से एकमात्र दवा है जो अभी भी भारतीय बाजार में उपलब्ध है। ये एक प्रोकाइटेनिक एजेंट है जिसका उपयोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। अन्य सभी दवाएं भारतीय बाजार में प्रतिबंधित हैं। तो आपकी बी ऑप्शन ये भारतीय बाजार में है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें पहला क्वेश्चन है, जीएमपी के अनुसार निर्जवाणुक औषधियों के लिए विरचना और पूरण के लिए किस ग्रेड के स्वच्छ क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो ग्रेड ए है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निर्जवाणुक औषधियों में वे औषधियाँ होती हैं जो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इनका निर्माण अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। जीएमपी के अनुसार निर्जवाणुक औषधि के लिए विरचना और पूरण के लिए ग्रेड ए के स्वच्छ क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, जिससे दवा निर्माण में किसी भी प्रकार की संदूषण की संभावना न्यूनतम हो जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल को मंजूरी देने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये गुणवत्ता आश्वासन विभाग उत्तरदायी है। आरआरबी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ड्रग को विनिर्माता द्वारा दिया गया नाम उसका क्या होता है? तो उसका एकायित नाम होता है। आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी औषधि या उत्पाद को विनिर्माता द्वारा दिया गया नाम उसका एकांत नाम होता है। इसे ब्रांड नाम भी कहा जाता है और यह आमतौर पर कंपनी द्वारा पंजीकृत होता है। रासायनिक नाम दवा के मूलभूत रासायनिक संगठन को दर्शाता है। गैर एकायित नाम है वो आपका आमतौर पर चिकित्सा समुदाय उपयोग करता है। और वंश नाम आपका वैज्ञानिक और आधिकारिक नाम है जिसे कोई भी निर्माता उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉन्डेड प्रयोगशाला से संबद्ध बॉन्डेड गोदाम उद्देश्य क्या है? तो स्वामित्व वाली औषधि के नमूनों का सुरक्षित भंडार है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बॉन्डेड गोदाम एक ऐसा गोदाम होता है जहां कस्टम विभाग की निगरानी में वस्तुएं रखी जाती हैं। बॉन्डेड प्रयोगशाला में संबद्ध बॉन्डेड गोदाम का मुख्य उद्देश्य स्वामित्व वाली औषधियों के नमूनों का सुरक्षित एवं नियंत्रित भंडारण होता है, खासकर तब जब वे सीमा शुल्क को अधीन हो और परीक्षण विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हों। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MFR का पूर्ण रूप क्या है? MFR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। ए ऑप्शन करेक्ट है। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है यह फार्मास्यूटिकल उद्योग में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें किसी दवा के निर्माण की पूरी प्रक्रिया, सामग्री, मात्रा और आवश्यक निर्देश शामिल होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण वैधीकरण का फेज 2 किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है वो आपका डी ऑप्शन से संबंधित है। प्रक्रम वैधीकरण फेज, ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपकरण वैधीकरण का फेज 2 प्रक्रम वैधीकरण फेज से संबंधित है। इस चरण में उपकरण या प्रणाली की वास्तविक संचालन स्थितियों में परीक्षण किया जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि स्थिरता और गुणवत्ता के साथ वांछित परिणाम उत्पन्न कर सके। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा विनिर्माण पद्धति का एक भाग है। तो कौन सा भाग है अच्छा विनिर्माण पद्धति का? तो वो आपका जो है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां। आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अच्छी विनिर्माण पद्धति का प्रमुख उद्देश्य उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित औषधियां, खाद्य पदार्थों एवं अन्य उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है जो है तो वो मानकीकरण सुनिश्चित करना, विनिर्माण प्रक्रिया की निगरानी करना और त्रुटियों की रोकथाम करना। तो ये आपका होता है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपके 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गए। ये आपकी क्लास जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फार्मासिस्ट का उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपकी UPSSC में आपका कंप्यूटर और UP स्पेशल पूछी जाती है, उनकी भी क्लासें हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही हैं। सिलेबस के आधार पर जो भी UPSSC ने न्यू सिलेबस जारी किया है उसके आधार पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।